नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज़ उत्तर प्रदेश लाइव पर। मैं हूं शशांक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आवाज़ उत्तर प्रदेश। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ आगमन को लेकर के कार्यक्रमों की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ आगमन को लेकर कार्यक्रम में फेरबदल हुआ है। वो आज शाम को 6 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इससे पहले 1:30 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम था और जो कार्यक्रम प्रस्तावित थे वो सभी आगे बढ़ा दिए गए हैं। कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। दिल्ली में आवश्यक काम पड़ जाने के कारण कार्यक्रम में पूरी तरीके से फेरबदल की गई है। और इस मौके पर हम पहले आपको सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो कि 1:30 बजे पहुंच गए थे, उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा हम सब के बीच में आने वाले हैं। संगठन को सक्रिय और कार्यकर्ताओं को उत्साहित का मंत्र उनके माध्यम से मिलेगा और संगठन की विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं और वो बैठकें संपन्न होनी है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, सोशल मीडिया की बैठक है, मंत्रिमंडल का बैठक, मंत्रिमंडल के सदस्यों का बैठक है, बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन है, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है, मंडल की बैठक है और सोशल मीडिया की बैठक है, कोर कमेटी की बैठक है। तो कई प्रकार की बैठकें हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आगे क्या करना है उसकी हम लोग फिर तैयारी करेंंगे। अभी उनके भव्य स्वागत की तैयारी, बाकी उनका इंतजार हो रहा है आने का। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कुछ इसके ऊपर चर्चा होगी। संगठन की बैठकें हैं विभिन्न प्रकार के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा हम सब के बीच में आने वाले हैं। संगठन को सक्रिय और कार्यकर्ताओं को उत्साहित का मंत्र उनके माध्यम से मिलेगा और संगठन की विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं और वो बैठकें संपन्न। बात करते हैं कुशीनगर की, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हरी झंडी देकर यातायात वाहनों को हरी झंडी देकर रवाना किया है। वहीं दूसरी तरफ यातायात माह की शुरुआत में पहुंचे हैं जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर यातायात माह की रैली को शुभारंभ किया है। बढ़ते दुर्घटना को देखते हुए सूबे की योगी सरकार के निर्देशन पर हमेशा निकलती है यातायात रैली। दुर्घटना को रोकथाम को लेकर निकलती है रैली। आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम करने की बात कही थी। इसी क्रम में कुशीनगर में यातायात माह की शुरुआत करते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर यातायात माह की रैली को रवाना किया है। बढ़ते दुर्घटना को देखते हुए योगी सरकार के निर्देशन पे इन रैलियों का हमेशा निकाला जाता है। प्रदेश की योगी व केंद्र की मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत यूपी के तमाम गांवों को शौचालय की सुविधा दी गई है ताकि ग्रामीणों को खुले में शौच किए जाने में अंकुश लग पाए। लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी की जागरूकता की कमी इस अभियान में रोड़ा बना हुआ है। जहां गोंडा के जिला ज्यादातर गाँवों में पैसा भी खर्च हो गया, शौचालय बनकर तैयार भी हो गए, फिर भी ग्रामीण उपयोग करने से कतरा रहे हैं। कई जगह ऐसा भी है जहां बजट की कमी के चलते कुछ शौचालय अधर में लटके हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता जहां शौचालय का निर्माण हो गया वहां के लोग उस शौचालय का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसी भारत को खुले में शौच मुक्त किया जा सकता है? गोंडा जिले के मुजहना विकासखंड के डेबरी कला ग्राम पंचायत के मजरा सुग्गापुर गांव में कई शौचालय तो बने हुए, लेकिन सालों से ग्रामीण उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। घास फूस से पूरे शौचालय को ढक दिया गया है। ऐसा उद्देश्य आपको हर विकासखंड ग्राम पंचायतों में देखने को मिल जाएगा। बात आपको बताएं कि इस दृश्य को देखना कोई बड़ी बात नहीं है। गांव में शौचालय होने के बाद भी लोग खुले में शौच जा रहे हैं। जब वही विभागीय अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि लगातार टीम द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा, फिर भी ग्रामीण नहीं मानेंगे तो आखिर में रिकवरी की जाएगी। देखिए, इसमें लगातार जो खंड प्रेरक हैं और आपके जो स्वच्छता कर्मी हैं, इनके द्वारा लगातार सर्वे कराया जा रहा है। आपको अगर पता होगा तो SBM 2.0 करके एक और सर्वे चल रहा है। इसमें ये सर्वे हो रहा है कि अभी कौन से ऐसे लाभार्थी हैं जो शौचालय से बच गए हैं। इसके साथ साथ हम ये भी सर्वे करा रहे हैं कि अभी ऐसे कौन से शौचालय हैं जो बनवाए गए थे लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है।
कुछ ना कुछ शौचालय से जरूर निकल कर आएंगे। तो पहला तो हमारा काम यह है कि आईईसी के माध्यम से हम उनको मोटिवेट करें कि आप उसके लिए उसको शौचालय को यूज़ करो, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ कमियां तो रह गई हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद नहीं यूज़ किया जाता है तब उसके बाद रिकवरी के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं रहता है। क्या कर रहा है? देखिए, इसमें लगातार जो खंड प्रेरक हैं और आपके जो स्वच्छता कर्मी हैं, इनके द्वारा लगातार सर्वे कराया जा रहा है। आपको अगर पता होगा तो SBM 2.0 करके एक और सर्वे चल रहा है। झांसी जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे काम को अंजाम दिया जिसने उन लोगों के चेहरे पर खुशियां बिखेर दी हैं जिनके मोबाइल खोने से मायूसी छा गई थी। दरअसल यह मौका खोए हुए मोबाइल फ़ोनों के सर्विलांस टीम की मदद से बरामद करके उनके असली मालिकों तक पहुंचाने का था। जी हाँ, झांसी जीआरपी पुलिस SP आशीष तिवारी व CO नईम मंसूरी के नेतृत्व में गुमशुदा मोबाइलों को विभिन्न स्थानों पर सर्विलांस की मदद से बरामद किया गया, जो किन्हीं कारणों से छूट गए थे अथवा चोरी हो गए थे। टीम ने 109 मोबाइल फ़ोन बरामद किए जिनकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। आज उन मोबाइल के सभी मालिकों को बुलाया गया, उन्हें फ़ोन सुपुर्द किया गया, जिसके बाद उनके चेहरे पर हंसी वापस आई है। सर, कितने मोबाइल बरामद हुए, गुमशुदगी कैसे क्या हुआ? देखिए, जीआरपी झांसी के अंतर्गत विभिन्न थानों में जो गुमशुदगी लिखी गई थी मोबाइल्स की, तो हमारी सर्विलांस टीम ने और विभिन्न थानों के पुलिसकर्मियों की मदद से 109 मोबाइल को बरामद किया गया है और संबंधित जिन लोगों के मोबाइल हैं उनको बुलाया गया है। आज ये मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। जी, सर, कितने मोबाइल बरामद हुए, गुमशुदगी कैसे क्या हुआ? देखिए, जीआरपी झांसी के अंतर्गत विभिन्न थानों में जो गुमशुदगी लिखी गई थी मोबाइल्स की, तो हमारी सर्विलांस टीम ने और विभिन्न थानों के पुलिसकर्मियों की मदद से 109 मोबाइल को बरामद किया गया है और संबंधित जिन लोगों के मोबाइल हैं उनको बुलाया गया। बात करते हैं गोरखपुर के। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के मंसूबों पर प्रेरित लगाने का काम चंद पैसों के लिए कुछ नौकरशाह करने से बाज नहीं आ रहे हैं। छात्र नेता मनीष ओझा ने अपने समर्थकों के साथ आज जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी गेट पर धरने पर बैठकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि विगत दिन जिला अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में आर्थो वार्ड में अत्यंत निर्धन व विकलांग महिलाओं, बच्चों से मोटी रकम लेकर जिला अस्पताल प्रशासन व डॉक्टरों द्वारा ठगी की गई। इसकी शिकायत हमने जिला अस्पताल के SIC से विगत 2 दिन पहले की थी और जिसमें 12,000 रुपये की धन उगाही की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में हम लोग आज धरने पर बैठ गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर जिला अधिकारी चिकित्सालय के SIC ने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं पूर्व में जाना चाहता हूं। 18 जनवरी को हम एक कार्यक्रम से आए तो मुझे पता चला यहाँ पीड़ित है, विकलांग हैं, अत्यंत निर्धन व्यक्ति हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। उनसे 20,000 रुपये ऑपरेशन के नाम पे मांगे जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर PK त्रिपाठी द्वारा बार बार ये दबाव बनाया जा रहा है कि 20,000 रुपये जमा करो अन्यथा तुम्हें रेफ़र कर दिया जाएगा। मैं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो यहाँ के SICS हैं SK श्रीवास्तव जी, उनसे मिला, उनसे कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, जाए निःशुल्क इलाज हो जाएगा। उसके बाद फिर दबाव डॉक्टरों द्वारा बनाया गया, अगर ज़्यादा आनाकानी करोगे पैसा जमा करने में तो रेफ़र कर दिया जाएगा तुमको, और अगर रेफ़र किया गया तो मैं यहाँ तब तक धरने में बैठा रहूँगा जब तक उन निर्धन व्यक्तियों का इलाज मुफ्त में नहीं किया गया। और एक हास्पद बात बताऊँ, 12,000 रुपये एक पेशेंट से लिया भी गया, पूजा चौबे नाम है पेशेंट का, उससे 12,000 रुपये लिया भी गया और उसका इलाज भी नहीं सही से किया गया। और रसीद मांगने पे परिजन द्वारा उन्हें कहा जा रहा है आज देंगे कल देंगे, मतलब आनाकानी की जा रही है, रसीद भी नहीं दी जा रही है। मामला प्रकाश में आया है जी, यहाँ पे चिकित्सालय के इमरजेंसी गेट पर कुछ छात्र बैठे हुए धरने पर, उनका ये कहना है कि मरीजों से पैसा लिया जा रहा है सरकारी अस्पताल में, क्या कुछ है जरा नहीं, अभी मेरी जानकारी में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी इलाज के लिए या ऑपरेशन के लिए कोई ये शिकायत करे कि हमसे पैसा लिया गया है। यह प्रकरण अभी सामने आया है कि किसी हड्डी का ऑपरेशन के लिए उसके उपकरण मंगाने के लिए कोई पैसा लिया गया है, तो इस संबंध में जांच कराई जाएगी। जो भी यदि दोषी पाया जाता है, प्रकरण की सत्य सामने आती है, तो उसके बाद हाँ, ये जरूर अवगत कराना है कि अब कोई भी अप्लायंसेस जो है हम चिकित्सालय के द्वारा नहीं देते हैं आयुष्मान के अलावा।
सर छात्र नेता का यह आरोप है कि वो आपसे मुलाकात करके इस मामले की शिकायत कर चुका था, लेकिन अभी तक नहीं वो शिकायत है, वो ये मुझे फोन आया था, मिला भी था। यूपी में कुछ समय बाद ही पंचायत चुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन क्या आपको पता है इस बार इन चुनावों में औद्योगिक शहर कानपुर की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। कैसे, देखें कानपुर से ये रिपोर्ट। तंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव मिला है और इसमें पंचायत चुनाव को लोकतंत्र की पहली पाठशाला माना गया है। उत्तर प्रदेश में कुछ समय बाद पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इन चुनावों में जनता अपना नेता पारंपरिक तरीके से चुनेगी, यानी वोट बैलेट बॉक्स या मतपेटी में डाले जाएंगे। ऐसे में प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने कानपुर में ऐसी मतपेटियां तैयार कर ली हैं जो पूरी तरह सुरक्षित ही नहीं है बल्कि अभेद्य हैं। इसमें स्प्रिंग लॉक सिस्टम एक बार बंद हुआ तो फिर अफसरों की मर्जी से ही खुलेगा। 8.5 किलो के लोहे की एक पेटी तैयार हुई है। सभी मतपेटियों में 1 यूनिट नंबर लिखा हुआ है, जिससे निश्चित होगा कि कौन सी मतपेटी किस जिले में भेजी जाएगी। दरअसल भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से मतपेटियों की डिजाइन का नमूना स्वीकृत होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शहर की एक फर्म को 90,000 ऐसी मतपेटियां बनाने का ऑर्डर दिया है, जो करीब करीब बनकर तैयार हैं। आपको बता दें, GFX इन हर मतपेटी का टेस्ट निर्धारित मानकों के अनुसार नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज में निर्वाचन आयोग कराता है। इसके बाद जिन जिलों में यह मतपेटियां जाती हैं, वहां गठित 3 सदस्यीय कमेटी जांच करके अपनी रिपोर्ट आयोग को भेजती है। सभी मानकों पर सही मिलने के बाद मतपेटियों का इस्तेमाल किया जाता है। GFX आउट फर्म के डायरेक्टर के मुताबिक मतपेटियां बनाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल से हुई है। कोरोना काल में इन मतपेटियों को बनाने के लिए स्टील सीट मिलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे सभी मतपेटियों को बनाने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में समय बचा हुआ है। काम पूरा करने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल इसके बारे में पंचायत चुनाव में इन विशेष किस्म की मतपेटियों में प्रत्याशियों का भविष्य कैद हो गया और पारदर्शिता बनाए रखने को उठाया गया एक बढ़िया कदम भी माना जाएगा। ये मतपेटी की प्रॉपर ये CR स्वीट से बनाई गई है और इसमें क्या किया गया है कि इसमें स्प्रिंग लॉक सिस्टम है, जिसके कारण क्या है कि कोई भी ऑफिसर जो ट्रेंड ऑफिसर होगा वही इसको खोल पाएगा, वो चुनाव अधिकारी होगा। उसके बाद में इसमें दोनों तरफ से लॉकिंग सिस्टम दिया गया है। इसमें कम से कम वेल्डिंग का यूज हुआ है, जिसके कारण ये चुनाव के लिए ये प्रॉपर प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। इसका डेमो इस तरीके से है। आप इसमें फर्स्ट जब इसमें थंब लॉक लीवर है, इसको आप ओपन करेंगे और इसको रोटेट करेंगे और इसके बाद में इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। ये यानी कि जो यूनिक नंबर रहेगा जिसको मालूम होगा वही खोल सकता है। हाँ, वो वही खोल सकता है। सर, कितनी मतपेटियां बनाई हैं आप लोगों ने और इस बार के चुनाव में ये मतपेटियां कैसे विशेष किस्म की अलग तरीके से होने वाली? 90,000 मतपेटिका का ऑर्डर था जी चुनाव आयोग की तरफ से, जो कि लगभग पूरा हो चुका है और यूपी के 75 जिलों में डिस्पैच किया गया है। मतपेटिका का डिजाइन चुनाव आयोग जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसी से अप्रूव्ड होता है, तो मतपेटिका के डिजाइन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसकी अपनी विशिष्टियां हैं। विशिष्टियों में यह है कि वेल्डिंग का प्रयोग कम से कम है और ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से मतपेटिका टैंपर प्रूफ है। लॉक सिस्टम जो है बड़ा यूनिक लॉक सिस्टम है, जो कि जिस आदमी को ज्ञान है वही खोल सकता है एक बार लॉक होने के बाद। नीचे भी एक लॉक जॉइंट सिस्टम है, जिसको कि अगर टैंपर करते हैं तो फौरन मालूम पड़ जाएगा कि। बात करते हैं मैनपुरी की। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह व सहायक पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के द्वारा यातायात महारैली का शुभारंभ करते हुए रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो वहीं पर जानकारी देते हुए RTO प्रणव झा ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार रैली का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा ऑनलाइन संबोधन किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना और हाल में लोगों को हेलमेट सीट बेल्ट पहनाना है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान मैनपुर जिलाधिकारी ने बताया कि सैकड़ों बाइकों की संख्या में रैली निकाली गई है, जिसका शुभारंभ कलेक्ट्रेट से किया गया। रैली के दौरान खासकर महिलाओं को योगदान ज्यादा रहा। सुरक्षा अभियान है, सभी लोग नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें ताकि परिवार में कोई दिक्कत ना आए और नियमों का पालन करें। उसी के तहत जागरूकता रैली है। किस तरीके की जनता को आप जो है जनता हेलमेट का प्रयोग करे, सभी जो ट्रैफिक के नियम उनका पालन करे, उसी के लिए जागरूक किया जा रहा है लोगों को।
नहीं पाए क्या सर? मुंडापानी में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। किसानों के लिए किए जा रहे प्रयासों के क्रम में विकास खंड मुंडापानी में किसान मेले और किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल ने फीता काटकर किया। इसमें किसानों से संबंधित सभी मुद्दों की चर्चा भी की गई। जिला कृषि अधिकारी ऋतुसाह तिवारी ने कहा कि किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत विकासखंड मुंडापानी में किसान मेले व गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ मुंडापानी ब्लॉक में किसान मेले का आयोजन किया गया है। बहुत उपयोगी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं को देखा। खाद और अन्य प्रकार के उनके संरक्षण से संबंधित खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने किसान भाइयों के लिए जो ये किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे तथा कृषि से जुड़े अन्य विभाग हैं उनकी भी जानकारी दी जाएगी तथा किसान अपनी आय को किस तरीके से बढ़ाएं, इसके लिए भी वैज्ञानिक संवाद भी रखा गया है। और यहाँ पर कृषि के साथ साथ अन्य विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है ताकि किसान हर योजना का, हर विभाग का लाभ सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे तथा कृषि से जुड़े अन्य विभाग हैं उनकी भी जानकारी दी जाएगी तथा किसान अपनी आय को किस तरीके से बढ़ाएं, इसके लिए भी वैज्ञानिक संवाद भी रखा गया है। और यहाँ पर कृषि के साथ साथ अन्य विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है ताकि किसान हर योजना का, हर विभाग का लाभ। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद जिले के पुलिस ने साइबर ठगों के शिकार से बचने के लिए गल शहीद क्षेत्र में चलाया साइबर क्राइम जन जागरूकता अभियान। क्षेत्र के लोगों को किया गया जागरूक और जानकारी दी गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में बदलते जमाने के साथ अपराधियों में भी अपराध करने की ट्रिक बदलती जा रही है, जिसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि किसी प्रकार की किसी अनजान नंबर से मोबाइल पर मैसेज या कॉल आना, जैसे कि आपको किसी प्रकार की लॉटरी या आपकी नौकरी लगी है, जिसके कारण लोग आप अपने अकाउंट में नंबर डिटेल भेज दीजिए या उसे फॉरवर्ड करके जानकारी दे दीजिए। इस तरह के लोग जो जानकारी देते हैं, जिनके कारण लोग साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसी के तहत आज मुरादाबाद जिले की पुलिस ने साइबर ठगों से बचने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाकर साइबर क्राइम जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। जी क्या नाम है आपका? तबरेज जी, आज जो टीम आई थी जागरूक करने, क्या बताया गया इनके द्वारा? बस ये साइबर क्राइम से बच के रहें। बस क्या क्या उपाय बताया गया इसमें? बस ये है कुछ इस तरह फ़ोन रिसीव न करें, उल्टी सीधी बात होती है कि आपका ये कॉल आएगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, किसी बात न करें। जागरूक किया गया आपको? जागरूक करा गया। जी क्या नाम है आपका? तबरेज जी, आज जो टीम आई थी जागरूक करने, क्या बताया गया? क्या नाम है आपका? शुएब जी, आज टीम आई, क्या जानकारी दी गई इसके द्वारा? किसी का नंबर आए, व्हाट्सएप पर मैसेज आए, कोई क्लिक नहीं करें। पैन कार्ड के जरिए, आधार कार्ड, किसी चीज़ से किसी भी हुआ है तो क्लिक नहीं। क्या बताया? संभल में गणतंत्र दिवस से पूर्व किसानों ने रिहर्सल में पूरी ताकत झोंक दी। पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी सैकड़ों की तादाद में किसान सड़कों पर नजर आए। दिल्ली राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने से पहले रिहर्सल कर रहे किसानों की पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। हाईवे पर जाम कर किसानों ने जिला प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए अपनी ताकत का एहसास कराया। आपको बता दें, कृषि कानून बिल के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान यूनियन ने आगामी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर परेड में शामिल होने का आह्वान किया, जिसे लेकर संभल में आज बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट पर किसानों ने जमकर गरजे और गणतंत्र दिवस की परेड से पूर्व रिहर्सल कर पैदल मार्च कर रहे किसानों से प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया, हाईवे जाम किया। साथ ही सरकार को चेताया कि अगर सरकार किसान अध्यादेश बिल को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन जारी रहेगा। आगे आपकी रणनीति क्या है और क्या है आपको मुद्दा? ऐसा है, 57 दिनों से 3 किसान विरोधी काले कानूनों की वापसी को लेकर हमारा आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है। हम लोग लगातार वहाँ रह रहे हैं। अब तक हमारे 80 किसान उसमें शहीद भी हो चुके, लेकिन ये किसान विरोधी सरकार और ये अडानी अंबानी की सरकार, जो मोदी की विरोधी सरकार है, वो उस कानूनों को वापस ना लेने पड़ी है। तो हमने 26 जनवरी को हमारे किसान संगठनों का आह्वान है कि हम झंडा और ट्रैक्टर के साथ राजपथ पे अपनी परेड में जो गणतंत्र दिवस होगा उसमें किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ शामिल होंगे। किसान और जवान इस देश की शान है। एक तरफ जवानों के टैंक होंगे, दूसरी तरफ किसानों के टैंक होंगे। उसकी ये रिहर्सल है, उसका लोगों को बताया किस तरह से उसमें शामिल होना है, कोई अवरोध नहीं करना है, उसका ये रिहर्सल किया है।
मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने किसानों द्वारा निकाले जाने वाली ट्रैक्टर रैली को समर्थन करते हुए कहा, क्या हर्ज है कि अगर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर उनकी शांतिपूर्वक रैली हो रही है। ये उनका अधिकार है, जिस संविधान ने हम सबको अधिकार दिया है हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा सके। गणतंत्र दिवस हमारे गौरव का दिन है। अगर गणतंत्र दिवस में वे शामिल होते हैं तो उससे बड़ी खुशी की क्या बात है। छब्बीस जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या मैसेज है? क्या हर्ज है अगर वो ट्रैक्टर रैली करते हैं और शांतिपूर्वक अगर किसानों की रैली हो रही है, वो उनका एक अधिकार है और ये संविधान ने हम सब लोगों को दिया है कि हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर सकें। गणतंत्र दिवस हमारे गौरव का दिन है और गणतंत्र दिवस में भी अगर वो शामिल होते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। आपने कभी इस तरह की रैली देखी है अपने जिंदगी में? इस तरह की रैली कभी निकली हो? हमने किसी ने देखी हो? वैसे तो हमने पिछले 70 साल में ऐसा आंदोलन भी नहीं देखे कि एक साल के अंदर अंदर पूरे हिंदुस्तान। रामपुर से सपा सांसद आजम खान के करीबी सपा नेता ने आज मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए अंदाज में कहा कि आने वाले टाइम में आजम खान उनसे गिन गिन कर बदला लेंगे। दरअसल आज सपाई आजम खान के समर्थन में एक प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। रामपुर स्थित जौहर अली यूनिवर्सिटी प्रकरण में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बौखलाहट में हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने हाल में ही यूनिवर्सिटी की जमीन को अधिग्रहण करने का काम तेज कर दिया है और यूनिवर्सिटी के रिसीवर बैठाने की शुभगुहाट ने सपा सांसद के करीबियों में हलचल मचा दी है, जिसे लेकर आज आजम खान के करीबी माने जाने वाले यूसुफ मलिक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक जुलूस की शक्ल में निकले और कलेक्ट्रेट पहुंच गए। ये सपाई यूनिवर्सिटी बचाओ का नारा लगा रहे थे। इनके हाथों में बड़े बड़े पेस्ट और पोस्टर लगे हुए थे। इन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात कही, जिसके बाद यूसुफ मलिक ने मीडिया कर्मियों के सामने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को धमकी भरे अंदाज में कहना शुरू किया कि उनका नाम आजम खान है, सरकार ने वो ब्याज सहित सरकार से बदला लेंगे। हमारा केवल एक ही मांग है, रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो ये सरकार जो गुंडागर्दी और जो साजिश रच रही है इसको बंद करें, गुंडागर्दी को ख़त्म करें। हमारी 1400 बीघा ज़मीन, गरीब बच्चों की ज़मीन, अल्पसंख्यकों की ज़मीन और हमारे जो बच्चों का मुस्तकबिल है उसको छीनने की कोशिश की है। 1400 बीघा ज़मीन जो हमारी सरकार ने छीनने की कोशिश की है उसको वापस करें। और हमारी दूसरी मांग है, हमारे नेता 32 करोड़ गरीब मजलूम और अल्पसंख्यकों की आवाज़ आज़म खान साहब और अब्दुल्ला आज़म खान साहब को जेल से रिहा किया जाए तुरंत, और फर्जी मुकदमे जो ये लगाए जा रहे हैं वो वापस लिए जाएं। अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी जो हमारे आज़म खान साहब की, अब्दुल्ला आज़म खान साहब की और मैडम तंजीम फातिमा साहब की बेल के ख़िलाफ़ गए थे, वो खारिज कर दी है। ये अच्छी खबर आई है। दूसरी बात, मैं भारत के प्रधानमंत्री से सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कलम देना चाहता हूँ, लेकिन इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे बच्चों की कलम छीनने का काम किया है, उनके हाथ में चाकू थमाने का काम कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज योगी जी, आपने जो बोया है, जो मुकदमे आज आपने लगाए हैं फर्जी, याद रखना कल हमारी सरकार थी पूर्ण बहुमत की, आज हमारी सरकार नहीं है। आज आपकी सरकार है, कल आपकी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। और जो आपने बोया है वो काटोगे। आज़म खान नाम है उनका, मैं ब्याज के वापस करेंगे आपको। चाकू वाली बात आई, किस तरह से चाकू थमा गया है? भाई अभी हुनर हाट का प्रोग्राम किया था सरकार ने, तो उसमें चाकू को नुमाइश दी गई थी रामपुर के अंदर। आज़म खान साहब ने इस चीज़ को बंद करके एक यूनिवर्सिटी बनाई, गरीब बच्चों के गरीब लोगों के बच्चे पढ़े, उनका मुस्तकबिल सुधरे, उनके हाथों में कलम देने का काम किया है। इस सरकार ने कलम छीनने का काम किया है। हमारा केवल एक ही मांग है, रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो ये सरकार जो गुंडागर्दी और जो चोरी के मोबाइल फ़ोन की IMEI बदल कर बेचने वाले गिरोह का कानपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया। इस गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने 30 मल्टीमीडिया फ़ोन के साथ व 2 टैबलेट, लैपटॉप, CPU बरामद करके गिरफ्तार किया है। चारों के खिलाफ IPC की धारा 41/411, 420, 467, 68, 71 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है।
जी आज ये हम लोग एक मोबाइल चोर गैंग को गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से करीब 30 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप है, एक ऐप बरामद हुई है UMT PRO। ये चोरी के मोबाइल को उसकी IMI अपने ढंग से परिवर्तित कर लेते थे और उस परिवर्तित मोबाइल को ये किसी दूसरे मार्केट में लगातार बेच रहे थे। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी हद तक मात्रा में मोबाइल अभी बरामद हुए हैं। उनकी IMI को हम लोग देख रहे हैं कि किस किस थाना क्षेत्रों से कहाँ चोरी हुई है, लूट हुई है, तो उन किन किन घटनाओं में ये छीने गए हैं, तो उसके भी पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है, पूरा उस पर चल रहा है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। IMI चेंज करने के लिए पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, उनको ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलते हैं, इनके गिरोह में कितने? आवाज़ उत्तर प्रदेश में शाम की खबरों में इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। नमस्कार।